नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज सैटरडे का दिन है, हॉलीडे का दिन है और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने ब्लॉग पे। अभी हमने 2 दिन पहले एक ब्लॉग लिखा था कि जब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आती हैं और आप उनको कैसे कैसे करके आप बाहर निकलते हैं। तो उसमें से कुछ पेज बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं। 9 पेज का शायद ब्लॉग था और उसमें से कुछ क्रॉप करके कुछ पेज वायरल भी हुए हैं, तो वो काफ़ी चर्चा का विषय बना। उसमें जो एक हमने पेज स्पेशल दिया था कि जब आप तैयारी के अपने मुकाम पे होते हैं या आप अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी या आपके घर वाले आपको कैसे कैसे डिस्टर्ब करते हैं। आइए हम कड़ी जानते हैं उसकी। तो जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं ब्लॉग पढ़ा है, तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो पढ़ सकते हैं। ब्लॉग की कुछ घटना ऐसी थी कि जब आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोचते हैं तब हमारा दिमाग कैसा होता है, जब आप उस पर आगे बढ़ते हैं तब हमारा दिमाग कैसा होता है, जब आप उसको फाइनली भी उसे देखते हैं कि नहीं हमें एग्जाम क्वालिफाई ही करना है तो हमारा दिमाग कैसा होता है। तो शुरुआत कुछ ऐसे ही थी। तो जो डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वो तो अपना ब्लॉग एक बार पढ़ लेंगे। हम कुछ सब्जेक्ट पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे गए हैं तो उसके बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। तो हम आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आया है वो आया है कि हम अपनी तैयारी कैसे करें, हम पढ़ाई की अपनी शुरुआत कहाँ से करें। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये है, जो मैं समझता हूँ कि अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप कहाँ से करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं हम नॉर्मली कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका सिलेबस क्या है। वो प्री का एग्जाम पढ़ रहे हैं तो प्री ही पढ़े जा रहे हैं, मेंस में उन्हें पता ही नहीं है क्या आएगा। फिर मेंस का पढ़ रहे हैं तब वो जो है समझ में आ रहा है, तब वो बहुत ज़्यादा सिलेबस को लेकर टेंशन में। तो जो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका प्री से लेके इंटरव्यू तक, खैर इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस नहीं होता है, हम इसको थोड़ा सा अलग टाइप से कहना चाहें, अलग तरीके से, तो प्री से मेंस तक हमें हमारा सिलेबस पता होना चाहिए। उसकी एक एक लाइन रटी होनी चाहिए कि हमारा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट कि हम तैयारी करें कैसे, शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करने के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता है, कोई बुरा दिन नहीं होता है। आपके अंदर अगर वो जज्बा है, आप देख सकते हैं, तो आप अभी से लग जाइए, इसी वक्त से लग जाइए। अब काफी लोगों ने हमारे लेख से सवाल उठाया था कि सर आप मेंस की कोचिंग करने जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो है आप प्री निकाल लेंगे। देखिए मित्रों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्री में अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा, थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ा, और तो प्री निकालने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें हर क्वेश्चन के उसमें जो है हिंट मिल जा रहे हैं। हमें 4 ऑप्शनल दिए होंगे, उसी में से एक हमको टिक करना है। तो हमें पहला जो फायदा है वो हिंट मिल गया कि अगर इसमें जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, क्योंकि जितने भी प्री में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कोई अलग से तो नहीं बनते हैं। आप अगर प्री का क्या कर सकते हैं, एक आप डायरी उठाइए, पेन उठाइए और आप एक तरफ से हर स्टेट के पेपर मंगा लीजिए, या आजकल नेट पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हर स्टेट का पेपर उठाइए। ये नहीं कि आप यूपी से देना चाह रहे हैं तो केवल यूपी का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब एग्जाम बोर्ड पे ये दबाव देखने को मिला है कि उनसे बोला जाता है बार बार कि आप रिपीट क्वेश्चन मत पूछिए, आप अवॉइड करिए। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर स्टेट से उठा के पूछ लेते हैं। तो वो नए क्वेश्चन वो लाएंगे कहाँ से। नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बस हमारी जीके जीएस है, इसी से बना सकते। बाकी वो ला का है तो ला के ही क्वेश्चन से कहीं ना कहीं सिलेबस से पूछेंगे। तो सबसे अच्छा उपाय यही है, आप सारे स्टेट के पेपर मंगाइए, हर पेपर को आप सॉल्व करना शुरू कीजिए और उसका आप नोट्स बना जाइए। एक डायरी पेन लीजिए, हर क्वेश्चन आंसर, इस तरह जब आप धीरे धीरे करके जब सारे स्टेट के नोट्स बन जाएंगे, अब
तो फिर अब वो जो पूछने वाले हैं वो नया क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो पूछेंगे ही। अब हम इस सबसे बड़ा सवाल होता है, आप पूछेंगे सर इतना लेंथी जो है सिलेबस हो जाएगा, इतने लेंथी नोट्स हो जाएंगे, उसको हम पढ़ें कैसे। तो इसका एक ही उपाय है, आप अगर 3 बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आप भूलने वाले नहीं हैं। एक जिस दिन नोट्स बनाइए उस दिन, एक वीकली कि आप अपने नोट्स को वीकली आप जरूर देखें कि आपने क्या लिखा था, और एक मंथली, ये 3 बार रिवीजन हो गया आपका, फिर मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप उसको आसानी से भूल पाएंगे। हाँ, दूसरा कि आप बीच बीच में जब भी आपको समय मिले आप अपनी डायरी उठाइए और एक तरह से बोलते हैं ना सरसरी नज़र से ऊपर से नीचे पूरे पेज देखते जाइए कि आपने क्या क्या लिखा था। इस तरह क्या होगा कि आपको सारे सवाल आपके माइंड में क्लिक होते रहेंगे कि हमने क्या नोट्स बनाए थे, क्या उनका उत्तर है। तो यहाँ पर प्री के लिए आजकल बहुत ज़्यादा तो जुडिशरी में जो हमने देखा है वो 50-60% मार्क्स या 70%, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि जो है आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका प्री नहीं निकलेगा। अब बात आती मेंस की। मेंस में हमने कोचिंग पर क्यों जोर दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि हमने भी करीब जो है 1.5-2 महीने से मेंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। हमने बुक्स उठाई, सारे बेरेक्ट्स उठाए, उनको पढ़ा। लेकिन बोलते हैं ना, ला में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाले। कुछ देर बाद 10-20 पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता है कि हम कौन सा पैराग्राफ पढ़े हैं, किसका उत्तर दे रहे हैं। तो मेंस में अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो मेंस हमें नहीं लगता है कि आप बिना टीचर के सपोर्ट से उसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए आपको कोचिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्री निकाला है इतनी मेहनत से तो आप मेंस मत बर्बाद करिए। आप ये मत जोखिम लीजिए कि नहीं निकलेगा तो अगली बार हम फिर प्री में बैठेंगे, फिर मेंस में देखेंगे। बहुत से लोग ये कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो है अगर हमारा एक बार प्री निकल गया तो हमारा नेक्स्ट टाइम ही निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने अपने ब्लॉग में एक जो है बुक की चर्चा बार बार की थी और उस पर हमने बार बार जोर दिया था, 12th फेल। वो बुक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो उसको एक बार जरूर पढ़ना। वो बुक जो है हमारी कोचिंग नगरी मुखर्जी नगर से के ही ऊपर लिखी गई है कि बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। उसमें देखना आपको पात्र मिलेंगे, 2 पात्र जिनका कभी प्री निकलता है तो कभी मेंस नहीं निकलता है, कभी मेंस निकलता है तो कभी जो इंटरव्यू नहीं निकलता है। कभी वो इस भरोसे बैठते हैं कि नहीं हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री निकल ही गया है तो फिर निकल जाएगा, लेकिन प्री भी नहीं निकलता है। तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, हर बार वो फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम इसको जो है वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे कि बात हो रही थी प्री। तो प्री की सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप इस तरह से अगर आप सारे स्टेट्स के पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्री निकालने में। मेंस के लिए कोचिंग इसलिए जरूरी कि मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप विदाउट टीचर की जो है मदद से आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आपको बेरेक्ट समझ में आ रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं तो उनको जो है आप अच्छी तरह से पढ़िए। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बेरेक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब ही नहीं पता है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी माध्यम के लोगों से। हमें भी कई ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में पता है लेकिन वही हिंदी में लिखे हैं तो हमें नहीं पता है। तो आप हमेशा बेरेक्ट खरीदना तो आप सावधानी रखना, आप द्विभाषीय संस्करण खरीदना जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिया रहता है। तो आपको इससे 2 फायदे होंगे, एक तो कुछ इंग्लिश के वर्ड के हिंदी मीनिंग पता चल जाएगी, कुछ हिंदी के मीनिंग की इंग्लिश वर्ड पता चल जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल था कि सर आपने अपना जो है रिश्तेदारों को या पड़ोसी को ऐसे क्यों बोला। अभी ये सवाल पूछा है विपिन जी ने। विपिन जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रिश्तेदार या पड़ोसी में किसी को स्पेशल टारगेट नहीं किए हूँ, लेकिन हाँ ये फैक्ट है, अगर आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे या आप उनसे मिलेंगे कि आपके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, तो उन तैयारी करने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो या तो उनके घर की होगी, घर वाले किसी ना किसी तरह से फोर्स कर रहे हैं। और जब घर वालों से जब वो पूछा जाता है डिटेल में कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया कहाँ से, तब उनके 2 ही नाम आते हैं, या तो गांव वाले ने बोला
या रिश्तेदार ने बोला या पड़ोसी ने बोला, तभी वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की पढ़ाई में, वो है जीएफ या बीएफ की, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की। ये भी हमने, और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने इसका पूरा जो है एक पूछा लोगों से, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की। जिन लोगों का बार बार रह जा रहे हैं या जो लोग सक्सेस भी हुए हैं तो वो कैसे जो है उनसे भूल हुई, तो उन सारे लोगों का कंक्लूजन निकाल के हमने जो है उस ब्लॉग में लिखा। इसीलिए कहते हैं वो कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं, वो आप सभी की है। ठीक है। तो यहाँ पर रिश्तेदारों का क्या होता है कि आप नॉर्मली देखे होंगे कि आप पढ़ने गए हैं, आपको भी पता है कि एक आजकल एग्जाम में कोई अगर अच्छा कंपटीशन का एग्जाम है, स्टेट लेवल का ले लो या सेंट्रल लेवल का ले लो, तो उसमें 2.5 से 3 साल उसका पूरा चक्र पूरा होने में लग जाते हैं, आपका फॉर्म भरने से और फाइनल इंटरव्यू होने तक। अब क्या करता है, आपको 6 महीने गए हुए नहीं कि बस अगल बगल या रिश्तेदारों को ये पता चल जाए कि जो है आप पढ़ने गए हैं। ठीक है। तो वो जैसे आपका घर वाला कोई मिलेगा या आपका गार्जियन मिलेगा, बड़े आराम से पूछेंगे कि अरे आपका लड़का या लड़की कहाँ है, जैसे वो गार्जियन बताएंगे फला जगह है, तो धीरे धीरे ना वो क्रॉस क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। अरे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, उन गधों को यही नहीं पता है कि कंपटीशन एग्जाम निकालने में कितना समय लगता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग भी मिले जो बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे, लेकिन कई बार कहो किस्मत नहीं साथ दी या उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई कि लास्ट फाइनल स्टेज इंटरव्यू पे जाके रह गए। और फिर जो है, जो एक सलाह होगी ना सबसे खराब, टाइम लिमिट लोग बांधते हैं। अरे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। अरे जब आप कभी इस फील्ड में उतरो, तो अब जैसे मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं जो है नाम तो नहीं लूंगा, खैर वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो। हमने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी जो है अपना काम धाम देख। अच्छा क्या पढ़ाई कर रहे हो, उन्होंने बताया ला कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, अरे वकील तो सारे ऐसे घूमते हैं, क्या करना है ला करने से, क्या फायदा है। तो हमने उनसे पलट के एक ही क्वेश्चन पूछा, हमने कहा आपका केस अगर कुछ हो जाए मैटर तो कौन लड़ेगा। बोले मतलब। हमने कहा अगर आपको कचहरी जाना पड़े, आपका मान लो कोई भविष्य में ऐसा विवाद हो जाए तो कौन लड़ेगा। बोले वकील। हमने कहा फैसला कौन करेगा, तो बोले मजिस्ट्रेट करेगा या जज करेगा। हमने कहा जज कौन होते हैं, तो उनको समझ में नहीं है, बोले जज होते हैं। तो हमने कहा जज करके नहीं करके मतलब कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ के आते हैं, क्या करके आते हैं, तो बोले वकालत पढ़ते हैं। तो उन्हें वकालत कौन सी डिग्री होती, बोले कानून की होती। हमने कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोले लॉ कहते हैं। तो हमने कहा अभी आपने क्या बोला था कि लॉ की डिग्री लॉ करने से कोई फायदा नहीं है, वकील ऐसे। तो हमने कहा अगर ये डिग्री ही नहीं बचेगी, ये जो है वकालत ही नहीं बचेगी, हमने कुछ लोगों के चक्कर में आप पूरी डिग्री को मत बदनाम करिए। फिर हमने उन्होंने पूछा अरे बहुत टाइम लग जाता है, लोग कहाँ बन पाते हैं, लोग सालों साल कोचिंग करते हैं और फिर घर चले आते हैं, कुछ लोग केवल उल्लू बनाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जाके पढ़ते उड़ते कुछ नहीं है, और कुछ लोग जो है किस्मत नहीं साथ देती है। तो हमने उनसे पूछा, वो अच्छी खासी खेती करते हैं, हमने पूछ लिया, हमने कहा गन्ना कब से उगा रहे हो। बोले गन्ना क्या शुरू से खेत में होता है। हाँ कितने सालों से कोशिश कर रहे हो कि हमारी पैदावार सबसे ज़्यादा हो। बोले वो तो सब हर किसान अच्छा करना चाहता है। तो बोले कि हमने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, हमने कहा फिर आपके वहाँ की अच्छी पैदावार हुई। बोले हाँ ज़्यादा तो नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ी। तो हमने कहा कि आपने गन्ना उगाना छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ेंगे। तो हमने कहा नहीं तो फिर बच्चे सो आप कैसे उम्मीद कर लेते कि पढ़ाई छोड़ दें। फिर बोले नहीं जिनको नौकरी नहीं मिलती वो कुछ और कर लें। तो हमने फिर उनसे वही क्रॉस क्वेश्चन किया। हमने कहा ठीक है, आपका अगर गन्ना नहीं अच्छा हो रहा है तो आप कपास क्यों नहीं उगा लेते हो। तो बोले ये कैसी बातें कर रहे हो। तो हमने कहा आपकी भी इतनी एज हो गई है, आप कम से कम जो है अपने जो है वृद्धावस्था में पहुंच रहे हो, फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो कि कोई कुछ और कर ले। जिसका जो लक्ष्य ही वही करेगा ना।
तो दुनिया को ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि आपके जो मन में आए वो करो, ठीक है। आप हर एक व्यक्ति का सम्मान एक लिमिट तक करिए, एक उसका जो दायरा है उस तक करिए। अगर वो व्यक्ति वो लिमिट तोड़ता है, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो, बाहर का हो, तो आप उसको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब मेरा आशय मारपीट से नहीं है। आप उसको ऐसा जवाब दीजिए कि आगे वो सोचने पे मजबूर हो कि अगर हम इससे पूछेंगे तो हमें भी पलट के जवाब मिलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा आप संस्कारी बन के आप जो है बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं आजकल के समय में, ठीक है। आप पर लोग 100 क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उनका क्या अधिकार है क्रॉस क्वेश्चन करने का? कोई अधिकार नहीं है। और आपको भी जहां तक ऐसे लोगों को अवॉइड कर सको बहुत अच्छा है, और नहीं कर सको तो उनको ऐसा मुंह तोड़ उत्तर देना है ना कि वो दोबारा उनके क्वेश्चन करने की हिम्मत ना हो। ये मत डरिए कि हमारे पिताजी, माताजी या चाचा बोलेंगे वो तुमसे बड़े थे, जवाब क्यों दिया। ऐसे व्यक्तियों को ही आजकल समाज में मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, क्योंकि यही लोग आजकल बच्चों का सबसे ज्यादा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको जो है नेगेटिव विचार दे रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकता। अरे इनका क्या मतलब है? उन्होंने अपने जमाने में क्या कर लिया, उनसे पूछिए। तब तो आईएएस, पीसीएस, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर बनना बहुत आसान था, प्रोफेसर बनना बहुत आसान था। उन्होंने क्यों फिर आज खेती कर रहे हैं? क्यों दुकान जो है शहरों में परचून की दुकान खोलकर बैठे हैं? अपने जमाने में वो कर लेते ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए मैंने लेख लिखा। मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था मैं किसी, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसे भिड़ता है आपसे जो आपको लगे कि आपकी वो जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप जो है भरपूर जवाब दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, तभी आप सक्सेस होंगे, वरना नहीं होंगे। आज जो ये आपको सलाह दे रहे हैं ना कि इससे अच्छा ये कर लेते, अगर उनके कहने पर वो कर लेते, फिर अगर आज कुछ नहीं मिलता तो ये फिर आपको अगले 30 साल तक हंसते, अरे वो देखो ये किए बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ, बस घर जो है बैठे हुए हैं। क्या मतलब है यार इसका? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ऐसे ब्लॉग देते रहूंगा। और मैं अभी जल्द में कोशिश करूंगा कुछ दिन में कि मैं एक आईपीसी का चैप्टर 1 से लेके और लास्ट तक मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और जिससे आप जो है उसको आसान माध्यम से समझ पाएँ। अभी तो हम उसका प्रोस्पेक्टर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वरना सिलेबस इतना बड़ा है कि एक एक क्लास एक एक घंटे की चली जाएगी। दूसरी चीज़, आप लोग अपनी मस्ती में एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी मेहनत से करिए। आप जब कभी हार या जीत हो तो आप खुल के जश्न मनाइए, और हार हो तो आप कभी ये आपके मन में बस नहीं होना चाहिए, या आप अपने आप से चोरी नहीं किए हो कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा था तो नहीं हुआ। अगर आप पूरी तरह पढ़े हैं, पूरी तरह तैयारी किए हैं, तो आप बिल्कुल खुश रहिए। आप दोबारा लग जाइए, उसी लगन से लग जाइए, उससे ज़्यादा लगन से लग जाइए, और आप जो है आपका जरूर एग्जाम क्वालिफाई होगा, आप जरूर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो यही आशय था। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि सर अगर जो है 2-4 दिन का हम गैप कर देते हैं तो हम पढ़ाई रिकवर कैसे करेंगे? तो 2-4 दिन के देखिए गैप से मायने नहीं है कि आप सिलेबस, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप सिलेबस कवर कर सकते हो, आप उसको थोड़ा अलग अलग घंटे दीजिए, ठीक है। अगर आप उसको वास्तव में कवर करना चाहते हैं, और नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर 12-12 घंटे आप पढ़ रहे हैं और फिर आप वास्तव में पढ़ रहे हैं, तो आप 12 घंटे 4 दिन का गैप कर दिए तो 48 आवर्स हो गए, 48 घंटे हो गए। और 48 घंटों को कवर करना और 12 घंटों के साथ आसान नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे हम जल्द लौटेंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।